माँ जी, माँ जी, अरे माँ जी बहरी हो गई हैं क्या? हाँ बहू, क्या बात है? किसने पी मेरी कॉफी? हाँ जेठानी जी, इसमें थोड़ी सी कॉफी थी, वो नरेन जी के सर में दर्द हो रहा था तो मैंने वो उन्हें बना कर दे दी। क्या? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इतनी महंगी कॉफी को हाथ भी लगाने की? देवरानी जी, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप महंगी चीजों की तरफ को आंख उठाकर भी देखो। वो ब्रांडेड कॉफी थी, खास अमेरिका से मंगवाई थी मेरे पापा ने। जानती हो उसका एक ही चम्मच ना 1,000 रुपए का था, और उसे आपने अपने सस्ते से पति को बनाकर दे दिया। बस कीजिए जेठानी जी, आप बात मुझ तक ही रखिए, मेरे पति तक आने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको 1,000 रुपए चाहिए तो मैं नरेन जी से आपको दिलवा दूंगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, मेरे पति कमा कर खाते हैं, इसीलिए उन्हें सस्ता कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, अब बात खत्म करो। क्या थोड़ी सी कॉफी के ऊपर तुमने बतंगड़ बना दिया है? तुम लोग ऐसे ही हो, जहां कोई अमीर देखा उसके सामान में अड़ना शुरू कर दिया। माया ऐसे बोलती हुई अपने कमरे में चली गई और उसने अंदर से कमरा बंद कर लिया। बहू, इसका गुस्सा तो नाक पर ही बैठा रहता है। एक काम कर, तू इसे इसका मनपसंद नाश्ता बना कर देते, इसका मूड सही हो जाएगा। पूर्णिमा ने अपनी सास की बात मानकर अपनी जेठानी माया के लिए नाश्ता बना दिया। प्रेमवती और पूर्णिमा उस नाश्ते को लेकर माया के कमरे में गईं और कमरे का दरवाजा बजाने लगी। माया, माया बहू, चल अब गुस्सा थूक दे। नरेन भी तो तेरा देवर है ना, और देवर तो भाभीियों की चीजें इस्तेमाल कर ही लेते हैं। बाहर आ देख, मैंने और पूर्णिमा ने तेरे लिए नाश्ता बनवाया है, आकर नाश्ता कर ले। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, इस 2 कौड़ी के नाश्ते को आप ही खाइए। चलिए माँ जी, कोई फायदा नहीं है यहाँ खड़े रहने से, जब इन्हें आना होगा तो ये आ जाएंगी। पूर्णिमा की बात सुनकर प्रेमवती वहां से हट गई। सारा दिन माया कमरे से बाहर नहीं आई। जिस दिन से वो घर आई थी वो रोजाना ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर नाटक किया करती थी। रात को जब उसका पति मयंक घर आ गया तब वो कमरे से बाहर आई। उसकी हालत देखकर सभी चौंक गए। माया के सारे बाल बिखरे हुए थे, उसने अपने कपड़ों को भी फाड़ दिया था और साथ ही उसने अपने हाथों पर छुरी से घाव भी बनाए हुए थे। मुंह पर भी उसकी चोट थी जिसे देखकर सभी की आंखें फट गईं। माया, माया क्या हुआ तुम्हें? मयंक, मयंक मुझे बचा लो, मुझे इन लोगों से बचा लो। ये मुझे मार देंगे मयंक, ये मुझे मार डालेंगे। मैं यही हूं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, शांत हो जाओ। मयंक ने माया को शांत किया। क्या किया है आपने मेरी पत्नी के साथ? जेठ जी, हमने तो कुछ। मयंक के लोग मुझे कुछ खाने को नहीं देते, हमारी लव मैरिज है ना, इसीलिए माँ जी और पूर्णिमा मुझसे जलती हैं। अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो ये मुझे मार मार कर मेरा ये हाल करती है। मयंक, मुझे इनसे बचा लो, मुझे इनसे बचा लो। हाँ हाँ, अब मैं यही हूं माया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माँ, पूर्णिमा, मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। इस तरह तो अगर माया मुझे कुछ न बताती तो आप इसे मार ही डालती। नहीं जेठ जी। बस, मुझे किसी की सफाइयां नहीं चाहिए। अब इस घर का बंटवारा होगा, बस। मैं अपनी पत्नी को आप दोनों के पास मरने को नहीं छोड़ सकता हूं। मैं कल ही वकील साहब को बुलाऊंगा और जो जितना होगा उसका उसे मिल जाना चाहिए। मयंक की बात सुनकर प्रेमवती और पूर्णिमा दोनों हक्का बक्का रह गई। मयंक अपनी पत्नी को कमरे में लेकर चला गया। माया जाते वक्त अपनी देवरानी और सास को हंसकर देख रही थी, क्योंकि वो जो चाहती थी वो उसे अब मिलने वाला था। टेंशन में ही सारी रात बीत गई। मयंक से उसके भाई नरेन ने बंटवारा ना करने के बारे में बात भी की, लेकिन मयंक नहीं माना। अगले ही दिन वकील आया और सारे प्रॉपर्टी के कागज लेकर बैठ गया। इन पेपर्स के मुताबिक तो सारी प्रॉपर्टी पर दोनों भाइयों का बराबर हक है। ये पेपर्स तो हमारे ससुर जी ने जब ये छोटे थे तभी से बनवा कर रखे हैं। वकील साहब, मेरे पति ज्यादा काम संभालते हैं और इस घर में जितनी भी नायाब चीजें हैं सभी मेरे पति की ही कमाई हुई हैं। यहाँ सब कुछ हमारा ही है। देखिए, मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन कानून बातें नहीं कागज देखता है। अगर आपको इन पेपर्स को अकॉर्डिंग बंटवारा नहीं करना है तो फिर आपको कोर्ट जाना होगा। कोर्ट में आपका मुकदमा रखा जाएगा और जो जज फैसला करेंगे उसके हिसाब से आपको बात माननी होगी। अरे वकील जी, आप कोशिश तो कीजिए, सब हो जाएगा। माया, वकील और मयंक तीनों सबके सामने बाहर आकर ये बात सामने रखते हैं कि प्रॉपर्टी का 80% मयंक के नाम रहेगा। ये सब एक चाल है। पूर्णिमा समझ जाती और कहती है, बस करो माया, सुनिए वकील साहब, मुकदमा हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। जिन लोगों को लालच ने घेरा हुआ ये प्रॉपर्टी उन्हें मुबारक। मैं अपनी सास, अपने परिवार के साथ खुश हूँ। अगर हमने इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा लिया तो हो सकता है हम जिंदगी भर खुश ना रह पाएं। इसीलिए अच्छा यही है कि ये सारी प्रॉपर्टी आप हमारी घमंडी जेठानी के हिस्से में ही लिख दीजिए। मेरे हिस्से में मेरी सास यानी मेरी माँ को लिख दीजिए। पूर्णिमा, नरेन जी, यही सही है।
जिसके साथ माँ है उसे किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। नरेन भी पूर्णिमा के आगे नहीं बोला। घर में मयंक को छोड़कर सभी माया के बारे में जानते थे। उन सभी ने खैरात में माया को सब कुछ दे दिया। उसी दिन नए प्रॉपर्टी के कागजात आए जिन पर नरेन ने सिग्नेचर कर दिए और अब सारी प्रॉपर्टी माया और मयंक के नाम हो चुकी थी। चलो चलो अब जाओ यहां से। अब तुम कचरे के ढेरों का इस घर में कोई काम नहीं, निकलो। माया, तू तो बहुत खराब औरत है। तुझे बस लालच ने घेरा हुआ है और तू इसी के इशारों पर नाचती है। लेकिन एक बात याद रखना, ये लालच किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। एक दिन यही लालच तुझे ले डूबेगा। प्रेमवती ऐसे बोलकर अपनी बहू और बेटे के साथ चली आई। नरेन की जेब में जो थोड़े से पैसे थे उनसे उन्होंने बाहर ही खाना खाया और एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। बहू, भले ही ये घर छोटा है लेकिन यहाँ कितना सुकून है ना। परिवार के साथ सुकून ही होता है माँ। सही कहा। अब हम यहाँ कमाएंगे और खाएंगे, कोई यहाँ हमें परेशान नहीं करेगा। पूर्णिमा और प्रेमवती ऐसे ही बातें करते करते सो गईं। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। पूर्णिमा और प्रेमवती दिन में खूब मेहनत करती थी। नरेन भी मजदूरी वगैरह करके अपने घर का खर्च चलाता था और सभी खुशी खुशी से रहते थे। वहीं दूसरी तरफ माया इतने बड़े घर में परेशान हो चुकी थी। वहीं मयंक से भी पूरा काम का लोड संभाला नहीं जा रहा था। मयंक जी, मैंने कितनी बार बोला है यहाँ घर में काम करने के लिए आप कोई काम वाली लगवा दीजिए। तुम्हें हमेशा शिकायत ही रहती है। हाँ, तुम जानती हो कि दिन पे दिन मुझे काम में घाटा होने पर ऐसे में मैं नौकरों को कहां से पैसे दूंगा। हे भगवान, मैं तो चली अपने मायके। मेरे बस की बात नहीं है इस इतने बड़े घर को साफ करना। अगर तुमने कहीं भी जाने के बारे में सोचा ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा माया। इसीलिए ऐसी बातें मत करो। बंटवारे का फैसला तुम्हारा था तो अब इस घर को संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मयंक की बात सुनकर माया घबरा गई। फिर क्या था, जब माया को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, इतना बड़ा घर उससे संभाला नहीं जाता था और मयंक का भी काम आधे से ज्यादा डूब चुका था। इसीलिए एक दिन दोनों पति पत्नी ने फैसला किया। उन्होंने पूर्णिमा के परिवार का पता निकाला और दोनों उसके घर पहुंच गए। जेठानी जी और जेठ जी भी अंदर आइए। पूर्णिमा ने उन्हें अंदर बुलाया। दोनों पति पत्नी शर्मिंदा थे। माँ, पूर्णिमा, हम यहाँ अपनी गलती की माफी मांगने आए हैं। हमें आपको घर से निकलने के बाद आपकी अहमियत का अंदाजा हो गया है। हमें माफ कर दीजिए और सब कुछ बुलाकर घर चलिए। क्या? मयंक की बात सुनकर पूर्णिमा नरेन और प्रेमवती का मुंह देखने लगी और बोली, हम तो अपनी इस जिंदगी में खुश हैं। हम वापस जाने को तड़प नहीं रहे हैं। लेकिन अगर हम आपके कहने से आपके साथ चलें तो क्या पता आप भी माफी मांग रहे हैं और कल को फिर हमें फुटपाथ पर लाकर छोड़ दें। सारी प्रॉपर्टी तो अभी भी आपके ही नाम है। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे और अगर आपको ऐसा लगता है तो लीजिए। माया ने उन नए प्रॉपर्टी के कागजातों को वहीं पूर्णिमा के घर में ही फाड़ दिया। अब ठीक है, प्लीज चलिए ना, हमें अपनी गलती का एहसास है। सभी के बोलने पर पूर्णिमा और प्रेमवती नरेन के साथ वापस लौट गई। अपने घर में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर क्या था, अब माया पहले की तरह नहीं करती थी। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहती थी। वहीं दोनों भाइयों ने भी फिर से काम को संभाल लिया था। अब उनका काम भी दोबारा ऊंचाई पर पहुंच रहा था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।